हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ इंक इंडिया केमिस्ट्री। आज के इस लेक्चर में कुछ नए टॉपिक्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक हमारा जो है कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसपे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे क्लास 11th के पेपर्स में आते हैं और कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है ये कि जो बच्चों को समझने में बड़ी दिक्कत होती है। जो कॉन्सेप्ट है ये बच्चों को समझने में बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन इस टॉपिक को हम कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे कि जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स छूमंतर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए एक चीज़ बेटा ध्यान रख लो, टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल t.me/आकाश मिश्रा केमिस्ट्री, इसमें कोई स्पेस नहीं रहेगा। आकाश मिश्रा केमिस्ट्री, ध्यान रखना कोई भी स्पेस रहेगा, नो स्पेस। ठीक है, जितने भी DPPs हैं, जितने भी लेक्चर के नोट्स हैं, ठीक है, इवन आपके लेक्चर्स जो हैं और साथ ही साथ टेस्ट पेपर्स, ये सब आपके टेलीग्राम पे मिल जाएंगे t.me/आकाश मिश्रा केमिस्ट्री पे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपना नया लेक्चर। लेकिन जिसने भी अभी पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं बेटा, जो जितने भी पुराने लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हुए हैं उन लेक्चर्स को कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे नहीं केवल मैं एक एक टॉपिक को उठा के पढ़ूंगा, तो देखो ऐसा है ना कि कई जगह ऐसा है कि तुम्हें दिक्कत आएगी। तो स्टार्टिंग से जितने भी लेक्चर मैंने डाल रखे हैं सबके सब पढ़ो, कोई भी लेक्चर मिस मत करना, कोई भी नोट्स मिस मत करना। जो जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं उन सारी चीज़ों को आप ज़रूर से अपने नोट्स के कॉपी में या फिर जो है NCERT में ही साइड में कहीं पे नोट कर लीजिए। ठीक है, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो लगता है यार नहीं यार मैंने तो पढ़ लिया इसको, अब तो मेरे से भूल नहीं सकता ये। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप एक बार पढ़ेंगे फिर वो भूलेगा, दूसरी बार पढ़ेंगे फिर भी भूलेगा। जब आप उसको रिवीजन करना शुरू कर देंगे ना, जब वो आपका कम से कम 3 to 4 टाइम्स हो जाएगा, तब जाके वो कॉन्सेप्ट धीरे धीरे आपके माइंड में सेटल होना शुरू होगा। तो अभी स्टार्टिंग फेज है, आपको चीज़ें नहीं पता है तो रिवीजन मस्ट किया करिए। अगर एक लेक्चर आपने देख लिया है तो ये नहीं कि सर मैंने तो लेक्चर देख लिया, मैंने लेक्चर कंप्लीट कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, लेक्चर देख लिया है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएं तो एक बार दो बार उसको 1-2 दिन वेट करिए और 2-3 दिन वेट करने के बाद दोबारा से उस लेक्चर्स को देखिए। ठीक है, इससे आप ही का फ़ायदा होने वाला है, फ्यूचर में चल के आपको वो कॉन्सेप्ट रटा जाएंगे। भाई मेरा काम तो बताना था, बाकी करना तो आपका काम है। नहीं करोगे तो फिर भुगतान आप ही को भरना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। चलो अब आ जाते हैं डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस पढ़ने से पहले बेटा कुछ क्वेश्चंस थे हमारे, कुछ क्वेश्चंस थे जो डाउट सेशन में नहीं हो पाए थे, उन क्वेश्चंस को ज़रा हम कर लेते हैं। NCERT का क्वेश्चन है हमारे, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन ऑफ रेडिएशन हुज फ्रीक्वेंसी इज 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो बेटा, क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एनर्जी निकालनी है आपको। ठीक है, किसकी? 1 मोल फोटोन की, 1 मोल फोटोन की आपको एनर्जी निकालनी है। अच्छा मुझे ये बताओ, फोटोन की एनर्जी निकालने के लिए मैंने कोई फॉर्मूला बताया था क्या क्लास में? फोटोन की एनर्जी निकालने के लिए हाँ सर बताया था, E = NH/μ या फिर E = NhC/λ। ये दो फॉर्मूले मैंने आपकी क्लास में जो है डिस्कस किए थे, दो फॉर्मूले मैंने डिस्कस किए थे। पहला वाला फॉर्मूला तब है जब आपको फ्रीक्वेंसी पता हो, और सेकेंड फॉर्मूला तब यूज होगा जब आपको वेवलेंथ पता हो या फिर वेवलेंथ निकालनी हो। समझ रहे हो? आगे बात समझ में। पहला फॉर्मूला तब है जब आपको फ्रीक्वेंसी पता हो या फिर फ्रीक्वेंसी निकालनी हो, और दूसरा फॉर्मूला तब है जब आपको वेवलेंथ दिया हो या फिर वेवलेंथ निकालनी हो। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है बेटा? इस क्वेश्चन में आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ध्यान से देखो, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। फ्रीक्वेंसी कितनी है? फ्रीक्वेंसी हमारे पास है, फ्रीक्वेंसी को हम म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रीक्वेंसी हमारे पास 5 × 10⁻14 हर्ट्स। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितनी है?
5 इंटू 10⁻14 हर्ट्स। अच्छा, और क्या चीज़ें चाहिए? अच्छा, मुझे फ्रीक्वेंसी मिल गई, यानी कि मुझे ये पता चल गया कि मुझे ये वाले फॉर्मूले का यूज़ करना है, E = NH न्यू। ठीक है, इससे फॉर्मूले में हमको एनर्जी मिल जाएगी, इस फॉर्मूले से हमको एनर्जी मिल जाएगी। अच्छा, एक बात और बताओ, मुझे H की वैल्यू पता है क्या? H की वैल्यू पता है क्या मुझे? हाँ सर, H की वैल्यू पता है। H की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। होती है, होगी कि नहीं होगी भाई? होगा? चलो, अच्छा, अब आपको फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पता चल गई, H की वैल्यू पता चल गई। क्या आपको N की वैल्यू पता है क्या कि N की वैल्यू क्या है? N का मतलब क्या है? नंबर ऑफ फोटॉन्स। N क्या है? नंबर ऑफ फोटॉन्स। N हमारे पास नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो क्या बेटा हमको नंबर ऑफ फोटॉन्स की क्वांटिटी पता है क्या? हम कहेंगे हाँ सर, नंबर ऑफ फोटॉन्स की क्वांटिटी यहाँ पे दे रखी है, कितनी? 1 मोल। 1 मोल कितना होता है भाई? 1 मोल होता है 6.6 इंटू 10⁻23। ठीक है, कितना होता है? 6.6 इंटू 10⁻23। आगे बात समझ में? चलो, अब देखो, हमें फ्रीक्वेंसी पता चल गई, H पता चल गया और N की वैल्यू पता चल गई। क्या अब हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? यस सर, फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला हमारे पास E = NH इंटू म्यू रखते हैं भाई। N की वैल्यू है 6.6 इंटू 10⁻23 इंटू H की वैल्यू है 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 5 इंटू 10⁻14। ठीक है, अब एनर्जी वैसे जूल में ही आएगा क्योंकि सारी चीज़ें हमने जो है MKS यूनिट में ली है। अच्छा, अब आगे का कैलकुलेशन करते हैं। जितनी भी क्वांटिटीज़ हमारे पास मल्टीप्लाई वाली है उसको एक साथ लिख लेते हैं। तो 6.6 इंटू 6.6 इंटू 5, इसको एक साथ लिख लिए। अच्छा, जितने भी पावर वाली क्वांटिटीज़ है उनको एक साथ कर लेते हैं। इंटू 10⁻23 माइनस 34 प्लस 14 हो गया। इतना काम हो गया। चलो, अब इतना काम होने के बाद बेटा देखो हमें क्या करना है, हमें इसको कैलकुलेट करना है। अच्छा, एक चीज़ देखो, यहाँ पे जो N की वैल्यू होती है ना, ये जो एवोगैड्रो नंबर की यूनिट है ये होती है 6.023। क्या होता है? 6.023। ठीक, तो यहाँ पे भी वो वैल्यू यही होगी 6.023। ठीक, तो इसको बेसिकली हम क्या करेंगे, इसको कंसिडर कर लेंगे हम 6। कितना कंसिडर कर लेंगे इसको हम 6 कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, तो 6 कंसिडर करने से एक फ़ायदा हमारे पास हो गया कि हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक है, और इस 6.6 को हम 6.5 के लगभग समझ लेते हैं तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अच्छा, 6 इंटू 5 कितना होता है आपको पता है? 30 होता है। तो 30 इंटू 6.5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये लगभग मान के चलिए 30 का 0 इस पर चला जाएगा तो ये पॉइंट हटा देगा, तो ये 65 इंटू 3 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 10⁻23 माइनस 34 प्लस 14। अच्छा, 34 में से 14 गया, कितना गया? 34 में से 14 गया, कितना गया? कितना बचा? बोलो भाई, क्या 20 बचा? माइनस का 20 बचा? हाँ सर, माइनस का 20 बचा। अच्छा, ये 23 था ही, प्लस 23 था। अच्छा, फर्दर सॉल्व करते हैं। 65 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 65 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 65 इंटू 3 हो जाएगा 5 3 ज़ार 15, 195 के क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, इंटू 10⁻3। ठीक है, ये हमारा वैल्यू आ जाएगा किस में? जूल में। ठीक है, वैल्यू किस में आ गई हमारी?
जूल में वैल्यू आ गई। ठीक है, समझ गए बेटा? तो इस तरीके से हमको क्वेश्चन सॉल्व करना था। इसको क्या क्या चीजें दी हुई थी ये पहले लिखो, क्या चीजें निकालनी है उस बेसिस पे हमें फॉर्मूला सेलेक्ट करना है कि कौन सा फॉर्मूला निकाले। ठीक है, और उसके बाद कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत हमको एरर अपने तरफ से भी करनी पड़ती है। एरर इन द सेंस मतलब गलत कैलकुलेशन नहीं करना है। एरर का मतलब ये है कि जैसे मैंने 6.6 को 6.5 ले लिया, 6.023 को 6 मान लिया। इससे क्या होती है, थोड़ी सी कैलकुलेशन फास्ट हो जाती है। और फास्ट होने से क्या होता है, जब हमें कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सारी चीज़ें करनी होती हैं तो चीज़ें जल्दी हो जाती है। सपोज करो नीट एग्जाम हो गया, फिर जेई एग्जाम हो गया, तो आपको एक क्वेश्चन करने के लिए अराउंड 1 मिनट मिलते हैं। तो अब 1 मिनट में अगर आप 6.6 इंटू 6.023 करने बैठेंगे तो ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा एज कंपेयर टू 6 इंटू 6.5 करने में। समझ रहे हो ना बात? तो इसीलिए कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए हम चीज़ों को छोटा कर देते हैं। समझ गए? चलो, ये क्वेश्चन हो गया। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, 100 वॉट बल्ब एमिट्स मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ लैम्डा यानी कि वेवलेंथ 400 नैनोमीटर। अच्छा, हमारे पास एक बल्ब है 100 वॉट की, उसमें से मोनोक्रोमेटिक लाइट निकल रही है और उस लाइट की वेवलेंथ कितनी है, 400 नैनोमीटर। सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड बाय द बल्ब। अब मुझे ये बताना है कि पर सेकेंड बल्ब से कितने फोटॉन्स रिलीज हो रहे हैं। पर सेकेंड बल्ब से कितने फोटॉन्स रिलीज हो रहे हैं, इसको हमें बताना है। तो सबसे पहले तो आप इसको ट्राई करिए, और मुझे बताइए कि बेटा इसका आंसर क्या होना चाहिए। हो गया क्या? हो जाएगा। देखो करना क्या है, समझो क्वेश्चन बहुत इजी है। अभी जब मैंने क्वेश्चन नंबर 1 बताया था तो मैंने आपको बताया था कि बेटा आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना है कि फॉर्मूला आपको कौन सा लगाना है। इस क्वेश्चन में जरा बेटा ध्यान दीजिए कि आपको क्या चीज दी हुई है। आपको वेवलेंथ दे रखा है, यानी कि लैम्डा आपको दे रखा है, और लैम्डा की यूनिट है, लैम्डा का जो वैल्यू है कितना है, 400 इंटू 10⁻⁹ मीटर। अब अगर किसी को नैनो में कंफ्यूजन होगा कि सर नैनो क्या होता है, तो बेटा ये सब आपकी गलती है। आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹। ठीक है। अच्छा, 100 वॉट बल्ब है। 100 वॉट का मतलब क्या है, बल्ब की पावर दे रखी है आपको। ठीक है, बल्ब की पावर दे रखी है। अच्छा, ये बल्ब हमें जो है कि एनर्जी कैलकुलेट करनी है कितनी देर के लिए, 1 सेकेंड के लिए। अच्छा, तो आपको पता है पावर जो होता है, पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम होता है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम। अच्छा, यहां से आप एनर्जी निकाल सकते हैं क्या? टाइम हमारा 1 सेकेंड है, तो क्या आप एनर्जी निकाल सकते हैं? हाँ सर, निकाल सकते हैं। पावर की वैल्यू है 100 वॉट, ठीक, और टाइम है हमारा 1 सेकेंड। तो एनर्जी जो आ जाएगी हमारी, लगभग लगभग कितनी, 100 जूल के बराबर आ जाएगी। एनर्जी मिल गया हमें। ठीक है सर, हमको एनर्जी मिल गया, यहां से मुझे वेवलेंथ मिल गया था। ठीक है। अच्छा, एन की वैल्यू निकालनी है मुझे, नंबर ऑफ फोटॉन्स की वैल्यू पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। एन की वैल्यू हमें निकालनी है। अच्छा, एच की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, एच की वैल्यू कितनी होती है, एच की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻�34 जूल सेकेंड। ठीक है, इतनी होती है। तो क्या हम अपना फॉर्मूला E इज इक्वल टू एन एच सी बाई लेमडा यूज नहीं कर सकते हैं? तो आंसर इज यस सर, हम यूज कर सकते हैं। चलिए रखते हैं बेटा, फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं, E इज इक्वल टू एन एच सी अपॉन लेमडा।
मुझे निकालना क्या है, n निकालना है, बाकी सारी चीज़ें मुझे पता है। तो एक काम करते हैं, लैम्डा को हम इस साइड ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा E इंटू लैम्डा इज इक्वल टू NHC। ठीक है, फर्दर H और C को हम इसके नीचे लेके जाते हैं। ठीक है, E और लैम्डा के नीचे लेके जाते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा E इंटू लैम्डा अपॉन H इंटू सी इज इक्वल टू N। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, N इज इक्वल टू सॉरी नंबर ऑफ फोटोन निकालने का फॉर्मूला आ गया, N इज इक्वल टू E इंटू लैम्डा अपॉन H इंटू सी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर किसी को कंफ्यूजन होगा सर C की वैल्यू क्या है, तो बेटा C यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है। C क्या है यहाँ पे, स्पीड ऑफ लाइट है। और स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू क्या होती है बेटा, बताओ मुझे। स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसमें किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मैं यूनिट्स वगैरह नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, अभी आपको उसमें कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ। चलिए, अब ये सारी चीज़ें मुझे पता चल गई कि लैम्डा की वैल्यू मुझे मेरी कितनी है 400। ठीक है, मेरे पास एनर्जी कितनी आ गई है 100 जूल। एन की वैल्यू मुझे निकालनी है, सी की वैल्यू मुझे पता है कितनी होती है। ठीक है, एच की वैल्यू भी मुझे पता है कितनी होती है। ठीक है, तो अब हम इस फॉर्मूले का यूज करके क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखो, E इज इक्वल टू एन एच सी अपॉन लैम्डा, तो फॉर्मूला हमारे पास आया था E इंटू लैम्डा अपॉन एच सी इज इक्वल टू एन। एन निकालते हैं बेटा, एन इज इक्वल टू ई की वैल्यू कितनी थी 100 जूल इंटू लैम्डा कितना था 400 नैनोमीटर, 400 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, अपॉन एच की वैल्यू थी हमारे पास 6.6 इंटू 10⁻34। ठीक है, इंटू सी की वैल्यू थी हमारे पास 3 इंटू 10⁸। इतना कर लिया हमने, इतना कर लिया। अब इतना करने के बाद देखो बेटा क्या करना है आपको। सबसे पहले तो जितने भी जीरोस वगैरह आपको दिख रहे हैं, ठीक है, जितने भी जीरोस दिख रहे हैं आपको, उन जीरोस को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, चलो करते हैं। 100 है, इधर 400 है, तो इसका दो जीरो इसका और 2 जीरो इसका लेके ये -9 को हम कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, तो कन्वर्ट कर देते हैं 4 इंटू 10⁻⁹ प्लस कितने जीरोस थे यहाँ पे 4 जीरोस थे। ठीक है, आगे बात समझ में, अपॉन नीचे 6.6 इंटू 3 एक साइड कर लेते हैं, 6.6 इंटू 3 एक साइड में कर लिया, इंटू जो पावर वाली क्वांटिटीज है उसको एक तरफ कर लो, 10⁻⁻34 प्लस 8 कर लिया। चलो फर्दर अब ये जो वैल्यूज है इन वैल्यूज को अलग सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा 4 अपॉन 6.6 इंटू 3 इंटू 10⁻⁹ प्लस 4 प्लस 34। अब प्लस 34 क्यों आया, क्योंकि -34 ऊपर गया तो प्लस 34 हो गया, और ये -8 ऊपर जाएगा तो ये +8 हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई। अच्छा, फर्दर जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, फर्दर जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारी वैल्यूज आएगी वो लगभग आ जाएगी 0.2 इंटू 10⁻⁻, या फिर 10⁻21, या फिर इसको ऐसे नहीं करते हैं, एक से रुक जाओ, इसकी जो वैल्यूज आएगी, जो आंसर आएगा इसका वो आएगा 2 इंटू 10⁻20। ठीक है, कितना आ जाएगा 2 इंटू 10⁻20। ठीक है, अब इसको आप फर्दर कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, और कैलकुलेट करके आंसर चेक करना, 2 इंटू 10⁻20 के अप्रॉक्स आ रहा होगा। ठीक है, अप्रॉक्स मतलब समझ रहे हो ना, लगभग 2 इंटू 10⁻20, क्योंकि मैंने जो है कुछ वैल्यूज को अप्रोक्सीमेट करके ले लिया है, जैसे 6.6 को मैंने 6.5 कंसीडर कर लिया है, समझ रहे हो ना, तो इस वजह से जो वैल्यू आएगी वो अप्रोक्सीमेटली 2 इंटू 10⁻20 के अराउंड आएगी। आगे बात समझ में। अब इस पे जो है बैठ मत जाना सर कि जो है 2 इंटू 10⁻20 नहीं सर, 1.99 इंटू 10⁻20 आ रहा है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना बेटा। अगर ये सारी चीज़ें आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगी ना, 1.99 इंटू 10⁻20 आएगा, और उसमें ऑप्शन दे रखा होगा 2 इंटू 10⁻20, तो फिर आपको वही मारना पड़ेगा,
या फिर अगर आपका आंसर 2 × 10⁻20 आता है और उसने 1.98 × 10⁻20 लिखा होगा, तो भी आप समझ जाओगे कि 1.98 2 के लगभग लगभग बराबर है। समझ रहे हो ना? तो इस तरीके से कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस को किया जाता है। ठीक, चलो आ जाते हैं अपने नए टॉपिक पे। नया टॉपिक है हमारा डी ब्रॉगलीज कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूअल बिहेवियर। इसे डी ब्रॉय कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। अब बेटा समझो ये चीजें। एक समय था कि साइंटिस्ट वगैरह कहते थे कि ये जो लाइट होती है ना, ये लाइट का जो नेचर होता है ये पार्टिकल नेचर होता है। जैसा आपने जो क्लास 10th में पढ़ा होगा, एक लाइट वाला टॉपिक है, उसमें आपने पढ़ा होगा कि जब कभी भी जो है हम लाइट को किसी मिरर पे इंसिडेंट करते हैं, लाइट को किसी भी मिरर पे मारते हैं, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस रहता है, ठीक है, वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होता है। समझ रहे हो ना बात? जैसे सपोज करो कि ये हमारे पास, कलर चेंज कर लेते हैं, ये सपोज करो हमारे पास मिरर है, ठीक है, और इस पे आप क्या कर रहे हैं, आप इस पे लाइट लगा रहे हैं, ठीक है, आप इस पे लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं, ये आपका लाइट है, ठीक है, ये लाइट है, और ये आपका नॉर्मल होता है। ये क्या है? ये नॉर्मल है, ये सब पढ़ा होगा क्लास 10th में, ठीक है। तो ये क्या है? ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है। क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि जो रे है आपकी इस एंगल पे आ रही है, ठीक है। अब जब इस एंगल पे आएगी तो आपको बताया गया है कि जिस एंगल पे आती है वो उसी एंगल से बाहर भी निकल जाती है, ठीक है, यानी कि ये होता है आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। और इसमें आपको बताया जाता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। होता है ना? अच्छा, यही चीज जो होती है आपके कुछ पार्टिकल्स में भी होती है। जैसे आप जो है एक सपोज करिए आपके पास एक क्रिकेट बॉल है, आप क्रिकेट बॉल को भी कुछ इस तरीके से फेंकिए, ठीक है। जब आप क्रिकेट बॉल को इस तरीके से जब नीचे फेंकेंगे तो आप देखेंगे जिस एंगल पे आपने फेंका उसी एंगल पे वो पार्टिकल, वो जो क्रिकेट बॉल है वो वापस से रिफ्लेक्ट हो जा रही है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो लाइट है वो भी कैसा है? एक पार्टिकल नेचर है। अच्छा, लेकिन फिर कुछ और एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे, जैसे कि हाइगन्स वगैरह ने जो एक्सपेरिमेंट किए, उन्होंने बताया कि नहीं, ये जो लाइट होती है हमारी, इसका वेव नेचर होता है। कैसा नेचर होता है? वेव नेचर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि किसी भी शार्प एज से जब लाइट बेंड करती है, तो ये बेंड करने वाला जो कॉन्सेप्ट वगैरह था, ये सब वेव नेचर से ही प्रूफ होता है। ये जो बेंड करने का कॉन्सेप्ट है, ये जो लाइट बेंड कर जाती है, ठीक है, ये सब कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? ये सब हमारा इसी से आया, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, अगर वो पार्टिकल रहता, अगर मैं ये सपोज कर रहा हूं कि बेटा एक बात बताओ कि ये मेरे पास रूम है, ठीक है, ये मेरे पास रूम है, और इस रूम में ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास एक डोर है, ठीक है, ये डोर है हमारे पास। समझ रहे हो ना? ये डोर है, डोर मतलब दरवाजा है ये, ठीक है, ये डोर है हमारे पास, ठीक है। अभी लिखते नहीं है, बनाते भी नहीं है इसको, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, आपने ये देखा होगा कि लाइट आ रही है, लाइट आ रही है यहाँ पे, ठीक। अच्छा, अब जो कमरे में परछाई बननी चाहिए वो तो लगभग लगभग इसी के बराबर बननी चाहिए। बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? बननी चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है, ये जो परछाई होती है इतनी बड़ी नहीं बनती है, बल्कि आपने देखा होगा ये जो परछाई है वो कुछ इतनी बड़ी बन जाती है। ऐसा होता है ना? कई बार देखो आप, दरवाजा कमरे का खोलो, ठीक है, और कमरे का दरवाजा खोलोगे तो जो लाइट है वो लाइट एक्चुअल में आपके पास स्ट्रेट लाइन में आनी चाहिए थी। कैसे आनी चाहिए थी? स्ट्रेट लाइन में आनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, स्ट्रेट लाइन में नहीं आती है। क्या होती है? सरफेस के थ्रू, एक शार्प एज के थ्रू, एज का मतलब किनार, जो कोना होता है उस कोने के थ्रू क्या होती है? वो बेंड कर जाती है। और ये सारी चीजें किस प्रूफ करती है कि भाई ये जो लाइट होती है हमारी, उनका कैसा नेचर है? उनका जो है वेव नेचर भी होता है, ठीक है। कैसा नेचर होता है उनका? वेव नेचर भी होता है, ठीक है। यानी कि एक समय था जब साइंटिस्ट ने बताया था, साइंटिस्ट ने बताया था, ठीक है, हिस्ट्री में, हिस्ट्री पढ़ते थोड़ा सा। साइंटिस्ट ने बताया था, एक साइंटिस्ट ने बताया बेटा
कि ये जो लाइट होती है ना हमारी, ये जो लाइट होती है हमारी, ये लाइट कैसी है? लाइट इज पार्टिकल। लाइट कैसी है हमारी? पार्टिकल है। किसके थ्रू ये प्रूफ हुआ? ये जो मैंने जो है स्नेल्स लॉ बताया अभी, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो आप क्लास 10th में पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसके थ्रू ये पता चला था कि भाई लाइट का नेचर कैसा है? पार्टिकल नेचर है, ठीक है। लेकिन फिर समय के साथ दूसरे साइंटिस्ट आए, ठीक है। यहाँ पे साइंटिस्ट हो गया, एक सेकेंड, यहाँ पे साइंटिस्ट नंबर 1 कर लो, या फर्स्ट साइंटिस्ट कर लो, यहाँ पे सेकंड साइंटिस्ट कर लो, ठीक है। तो सेकंड साइंटिस्ट ने ये बताया कि जो हमारा लाइट होता है, ये लाइट होता है, ये क्या है? लाइट इज ए वेव। लाइट क्या है? वेव है। एक्चुअली ये जो लाइट वेव होता है, इसको प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है, प्रूव्ड बाय YDSE, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट होता है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये जो एक्सपेरिमेंट होता है, ये एक्सपेरिमेंट का नाम है यंग डबल स्लिट्स एक्सपेरिमेंट। अब ये क्लास 12th में जब जाओगे आप लोग, ठीक है, फिजिक्स के जो लास्ट टॉपिक है उसमें आप पढ़ोगे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जब आप लोग ऑप्टिक्स वगैरह पढ़ेंगे उसमें, ठीक है, तब वहां पे आपको पढ़ाया जाएगा ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ हुआ था कि लाइट का जो नेचर है वो कैसा है? लाइट का जो नेचर है वो वेव नेचर है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बेटा आप बताओ कि लाइट का कैसा नेचर होगा, तो आप क्या कहोगे? आप क्या कहेंगे बताइए? आपका आंसर या तो ये हो सकता है कि सर लाइट जो होता है वो पार्टिकल है, लेकिन कुछ केसेस में क्या है? कुछ केसेस में वेव की तरह भी बिहेव कर रहा है। अब एक साइंटिस्ट है डी ब्रॉगली, ठीक है, साइंटिस्ट है डी ब्रॉगली, और डी ब्रॉगली ने ये बताया कि ये जो लाइट होते हैं ना, इन लाइट का डुअल नेचर होता है। कैसा नेचर होता है? डुअल नेचर होता है। डुअल नेचर का मतलब समझ रहे हो? डुअल नेचर का मतलब है लाइट हमारी दो नेचर शो करती है। दो नेचर मतलब दो प्रॉपर्टी शो करती है। लाइट एज ए वेव भी एक्ट करेगी और एज ए पार्टिकल भी एक्ट करेगी, ठीक है, समझ रहे हो ना? इसका कहने का मतलब ये है कि लाइट जो है वेव भी है और पार्टिकल भी है। इसका मतलब पार्टिकल से एसोसिएटेड एक वेव भी होनी चाहिए, या फिर वेव से एसोसिएटेड अगर वेव निकल रही है तो यानी कि उसके वेव निकलने के रीजन जो है कोई पार्टिकल होना चाहिए, ठीक है। क्या कहा मैंने? फिर से सुनो, डी ब्रॉगली ने जो एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने ये बताया कि लाइट वेव भी है और पार्टिकल भी है, क्योंकि भाई कई जगह ऐसा प्रूफ हो रहा है कि लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है, और कई जगह ऐसा प्रूफ हो रहा है कि लाइट वेव की तरह बिहेव कर रहा है। तो डी ब्रॉगली ने कहा कि नहीं, जो लाइट है हमारी वो पार्टिकल और जो है वेव की तरह, दोनों की तरह बिहेव करती है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, इसका अगर मतलब ये है कि लाइट अगर पार्टिकल भी है वेव भी है, तो इसका मतलब ये नहीं कह सकते कि क्या पार्टिकल से एसोसिएटेड एक वेव होगी। आपने ये पढ़ा होगा कि इफ ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, तो क्या मैं ये नहीं लिख सकता हूं कि बी इज इक्वल टू सी, सॉरी, ये नहीं लिख सकता मैं क्या कि ए इज इक्वल टू सी? क्या ये गलत होगा? मैं कह रहा हूं भाई ए जो है बी के बराबर है और बी जो है हमारा सी के बराबर है, तो क्या ए और सी बराबर नहीं हो सकते हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर हो सकते हैं। तो उसी तरीके से मैं ये कह रहा हूं कि लाइट एक पार्टिकल भी है, लाइट एक वेव भी है, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि पार्टिकल से एसोसिएटेड भी कोई एक वेव होगी, या अगर कोई वेव निकल रही है तो उससे एसोसिएटेड कोई एक पार्टिकल जरूर है? क्या ये स्टेटमेंट सही नहीं होगा? तो बिल्कुल सही होगा। तो अब बेटा देखो, सबसे पहले तो समझो, सबसे पहले समझो डी ब्रॉगली ने कहा क्या। डी ब्रॉगली ने कहा अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट होती है या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, या फिर इसको हम लाइट ही कह लेते हैं, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली ये जो लाइट होती है इसका ड्यूअल नेचर होता है। कैसा नेचर है? डुअल नेचर है, ठीक है। डुअल नेचर का मतलब कौन कौन सा नेचर? पार्टिकल नेचर और दूसरा वेव नेचर, ठीक है। कौन कौन सा नेचर? पार्टिकल नेचर, लिख लेते बेटा यहां पे सही से, वेव नेचर और दूसरा पार्टिकल नेचर, ठीक है। दो नेचर हो गए हमारे पास। अच्छा, अब देखो फर्दर,
It was observed that dual nature is not just for light, but also for मैटर। मैटर का मतलब समझ रहे हो? मैटर का मतलब है फोटोन, फोटोन कह रहे हैं, प्रोटॉन, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या फिर कोई भी मैक्रोस्कोपिक बॉडी, मैक्रोस्कोपिक बॉडीज, ठीक है। इसको नोट कर लो, ये जो पॉइंट है ये नोट करो। क्या कह रहा है ये, फिर से समझो। हम ये कह रहे हैं कि ये जो डुअल नेचर मैंने देखा, ये जो डुअल नेचर है केवल लाइट का नहीं होता है। हम यही नहीं कहेंगे कि बेटा ये जो लाइट है उसी का केवल डुअल नेचर है। भाई डी ब्रॉगली ने ये तो बता दिया कि भाई लाइट का डुअल नेचर होता है, लेकिन केवल लाइट का ही डुअल नेचर नहीं है, बल्कि हमारे जो मैटर होते हैं ना, कोई पार्टिकल है हमारा, तो उस पार्टिकल का भी दो नेचर होगा। कोई एक मैटर है, जैसे सपोज करो हमारे पास ये पेन है, ठीक है, तो इस पेन का भी दो नेचर है। एक तो पार्टिकल नेचर है जो कि आप वैसे भी देख रहे हैं, आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसका वेव नेचर भी एक है, ठीक है, इसका एक वेव नेचर भी है जिसको आप देख नहीं पा रहे हैं, महसूस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हो? जैसे देखो, जैसे सपोज करो कि ये हमारे पास एक पेन है, ये हमारे पास क्या है, एक पेन है, ठीक है, ये हमारे पास एक मैंने पेन रख लिया, ठीक है, ये पेन है, ठीक है, तो ये पेन एक्चुअल में तो है मैटर, ठीक है, वाई? बिकॉज दिख रहा है भाई, हम यहां पे लिख देते हैं दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है, लेकिन इससे एसोसिएटेड एक वेव भी हमारे पास होगी, यहां पे लिख सकते हैं बट देयर इज अ वेव associated with it। यानी कि अगर कोई मैटर हमारे पास है तो उस मैटर से एसोसिएटेड एक वेव भी होगी। जो मैटर है हमारे पास, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल लिया आपके सामने, इस पेन का एग्जांपल लिया, ये जो पेन है ये एक मैटर है, ठीक है। मैटर का मतलब समझ रहे हो ना? मैटर का मतलब समझ रहे हो ना सभी लोग? मैटर वगैरह तो नहीं बताना पड़ेगा ना, ये सब क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा। एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इन द सराउंडिंग इज नोन एज मैटर। या मेरे टर्म में बोलो तो जितनी भी चीजें आपको दिख रही हैं सबकी सब क्या है, मैटर है, ठीक है। तो अब ये मैटर है, तो इस मैटर का एक पार्टिकल नेचर है। आप इसको एक काम करिए, आप इसको जमीन पे फेंकिए, तो जिस एंगल पे फेंकेंगे उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होके वापस जाएगा, ठीक है। अब वो अलग बात है कि वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा, वहीं पे रुक जाएगा, लेकिन अगर इसके जगह कोई एक क्रिकेट बॉल होती, ठीक है, तो उसका क्या होता है, उसको जिस एंगल पे फेंकते उसी एंगल से निकल के वो बाहर निकल जाती, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये कह रहा हूं कि जो क्रिकेट बॉल आप फेंक रहे हैं, जिसको आप पार्टिकल समझ रहे हैं, उस क्रिकेट बॉल से एसोसिएटेड एक वेव है, उस क्रिकेट बॉल से एसोसिएटेड एक वेव है, यानी कि उस क्रिकेट बॉल से भी एसोसिएटेड एक लहर चल रही है। आप हैं, आप भी एक मैटर हैं, आपसे भी एसोसिएटेड एक वेव है। कई बार आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आप बैठे हुए हैं, रूम में बैठे हैं, ठीक है, आपको जमाई आती है, आपको जमाई आती है, और उस जमाई आते वक्त आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि आपके आसपास कई लोग ऐसे होंगे, कई लोग क्या, एक लोग दो लोग ऐसे होंगे जरूर जिनको जमाई आ रही है। ये चीजें यूजुअली होती हैं। या फिर आप फोन पे बात कर रहे हैं किसी से और आपको जमाई आ रही है, तो ऐसा जरूर होगा कि नेक्स्ट पर्सन को भी जमाई उस वक्त आ रही होगी। ये चीज देखी है आपने, ऑब्जर्व की है क्या कभी? ऑब्जर्व की है। तो ये सारी वेव नेचर है, ये सब क्या है, ये सारे हमारे जो पार्टिकल हैं उसके वेव नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि आपसे एसोसिएटेड जो वेव है वो वेव दूसरे इंसान के पास पहुंच रही है, और वो इंसान भी आपके वेव से अफेक्टेड हो रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या रीजन रहता है कि जो है, जो हम यहाँ से ध्यान लगाते हैं बैठ के, जो मेडिटेशन करते हैं, भगवान को याद करते हैं, गॉड को याद करते हैं, तो वो चीज़ें गॉड के पास पहुंचती हैं। तो उसका यही रीज़न है कि हमारी जो वेव्स होती हैं ना, जो हमारी वेव्स होती हैं, हम जो एक पार्टिकल है हमसे एसोसिएटेड एक वेव, और ये वेव जो है ट्रैवल कर रही है,
और जब ये वेव ट्रेवल करती है तो यही चीज़ें गॉड के पास पहुंचती हैं और वो रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना बात? हालांकि ये सारी कॉन्सेप्ट बहुत हाई लेवल की हैं, आपको इतना नहीं जाना है, बस इतना समझो बेटा कि ये जो मैटर होते हैं, कोई भी चीज़ है, कोई भी पार्टिकल आपके, कोई भी चीज़ें आपके पास सराउंडिंग में है, उसका पार्टिकल नेचर भी होता है और उसका एक वेव नेचर भी होता है। ये कहने वाले साइंटिस्ट का नाम था डी ब्रॉगली। ठीक है, चलो अब अगर मैं ये कहता हूं कि हमारा कोई भी मैटर है, उसका पार्टिकल नेचर भी है और उसका वेव नेचर भी है, तो हम एक बात कह सकते हैं, एक बात ये कह सकते हैं कि एक सेकंड रुक जाओ, पेजेस इंक्लूड कर लो इसमें। चलो देखो, हम ये कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू वेव नेचर, अकॉर्डिंग टू वेव नेचर, अगर हम किसी भी पार्टिकल का वेव नेचर के अकॉर्डिंग अगर हम किसी भी पार्टिकल का एनर्जी निकालें तो हमारे पास फॉर्मूला होगा E इज इक्वल टू एच इंटू म्यू। होगा कि नहीं होगा भाई? होगा कि नहीं होगा भाई? अगर हम वेव नेचर के अकॉर्डिंग एनर्जी निकालते हैं किसी की, ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू एच न्यू या फिर E इज इक्वल टू NHC बाई लैम्डा। ठीक है, लेकिन अगर इसी जगह हम ये कहें, अगर इसी जगह हम ये कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू पार्टिकल नेचर, अगर पार्टिकल नेचर की बात करें तो किसी भी पार्टिकल की एनर्जी होती है m इंटू सी स्क्वायर। होती है कि नहीं होती है? ये आइंस्टीन का एक इक्वेशन है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। होता है ना? वेव के अकॉर्डिंग, अगर वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो किसी भी वेव की एनर्जी कितनी होती है? E इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, किसी भी वेव की एनर्जी कितनी होगी? E इज इक्वल टू एच न्यू। और अगर किसी भी पार्टिकल की एनर्जी हमें निकालनी हो तो उस पार्टिकल की एनर्जी कैसे निकालते हैं? E इज इक्वल टू एम इंटू सी स्क्वायर। समझ में आ रही है बात? अच्छा, अब अगर हम डी ब्रॉगली की सुने, डी ब्रॉय साहब की अगर सुनी जाए, तो डी ब्रॉय साहब ने कहा था बेटा ये जो वेव नेचर होते हैं, पार्टिकल नेचर होते हैं, ये दोनों इक्वल होते हैं। होते कि नहीं होते? यानी कि हमारे पास जो ये मैटर है, उन मैटर से एसोसिएटेड वेव भी है, वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। इसका मतलब हम क्या ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास एनर्जी नंबर 1 है, ये जो एनर्जी नंबर 2 है, ये दोनों बराबर हो सकते हैं। अगर हम ये लिखें, इफ मैटर हैज बोथ नेचर, अगर मैटर के पास दोनों नेचर है, पार्टिकल नेचर भी है, वेव नेचर भी है, तो हम ये लिख सकते हैं कि एनर्जी नंबर 1 शुड बी इक्वल टू एनर्जी नंबर 2। क्या ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बेटा? तो आपका आंसर होगा यस सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? चलिए, अब अगर एनर्जी नंबर 1 एनर्जी नंबर 2 के बराबर हो गई तो एक काम करते हैं, हम इसको जरा सा प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करेंगे तो एनर्जी नंबर 1 की वैल्यू कितनी है? एच इंटू म्यू, और एनर्जी नंबर 2 की वैल्यू कितनी है? एम इंटू सी स्क्वायर है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी की जगह क्या हम इसको लैम्डा में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? फ्रीक्वेंसी को क्या लैम्डा में कन्वर्ट कर सकते हैं? आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया था, आपको याद करिए। फॉर्मूला बताया था C इज इक्वल टू म्यू लैम्डा, याद आ रहा है? तो यहां से हम ये बता सकते हैं कि म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। कह सकते हैं नहीं कह सकते हैं? तो इसका मतलब म्यू की जगह वैल्यू पुट कर दें, तो वैल्यू जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एच सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू एम इंटू सी स्क्वायर। कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं सर। अच्छा, फर्दर सॉल्व करते हैं इसको। सी से एक ये सी कट जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी एच अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू एम इंटू सी। कह सकते हैं? आगे अगर हम लैम्डा निकालें तो लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा हो जाएगा हमारा h अपॉन एम इंटू सी। कह सकते हैं क्या? कह सकते हैं क्या? यानी कि मुझे एक फॉर्मूला मिल गया, मुझे एक फॉर्मूला ये मिला कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू सी। यानी कि अगर हमारे पास कोई ऐसी वेव है जो कि लाइट की स्पीड से चल रही है, ठीक है, जो कि लाइट की स्पीड से चल रही है, किससे चल रही है? लाइट की स्पीड से चल रही है, ठीक है।
स्पीड ऑफ लाइट से चल रही है, उसका मास है m, ठीक है, तो उससे एसोसिएटेड क्या होगा, उससे एसोसिएटेड एक वेवलेंथ होगी, उससे एसोसिएटेड क्या होगा, एक वेवलेंथ होगा, जिस वेवलेंथ को हम कहते हैं क्या, डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ। क्या कहते हैं इसको, डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ कहते हैं। समझ आई बात में? आगे बात समझ में? चलो, अब बेटा मुझे एक बात बताओ, यहां तो मैंने एक ऐसा पार्टिकल ले लिया है, यहां पे तो मैंने एक ऐसा पार्टिकल लिया है जिसकी स्पीड क्या है, जिसकी स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या आपकी स्पीड लाइट के बराबर है? क्या आपकी जो स्पीड है वो लाइट की स्पीड के बराबर है? तो आंसर होगा नहीं सर, आप, मेरी स्पीड कहाँ लाइट के बराबर है, लाइट की स्पीड कहाँ 3 × 10⁸, और हमारी स्पीड कहाँ 1 मीटर पर सेकेंड भी नहीं है। समझ रहे हो ना? लेकिन है तो हम भी मैटर, तो हम ये जो फॉर्मूला आ रहा है मेरा, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू सी, क्या इसको हम ये लिख सकते हैं क्या, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू वी? क्या ये सही होगा? क्या ये कहना सही होगा, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी? बिल्कुल सही होगा सर। बस अंतर ये है कि भाई ये जो फॉर्मूला था हमारा, ये जो फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला ऐसी जगह यूज होगा जहां पे हमारे पार्टिकल की जो स्पीड होगी, वो कितनी होगी, वो होगी 3 × 10⁸, यानी कि लाइट की स्पीड के बराबर होगी। ठीक है, लेकिन ये जो फॉर्मूला होगा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, जो बेसिकली हमारा सबसे मेन फॉर्मूला है, ठीक है, ये मेन है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, ये कोई भी पार्टिकल, ये किसी भी पार्टिकल के लिए लग सकता है जिसकी स्पीड कितनी है, जिसकी स्पीड कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अब इसमें हम लाइट की भी स्पीड रख सकते हैं, 3 × 10⁸, कुछ भी रख सकते हैं। तो जो हमारे डी ब्रॉगली साहब ने ये जो इक्वेशन दिया था, वो इक्वेशन था लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। समझ में आई बात? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, वेयर एम इज द मास ऑफ दैट पार्टिकल, v is the velocity of that particle and lambda is the de Broglie wavelength of that particle। यानी कि अगर कोई भी मास हमारे पास है और अगर वो v स्पीड से चल रहा है तो उससे एसोसिएटेड एक वेव होगी, उससे एसोसिएटेड क्या होगा, एक वेव होगा। आप हैं, आप ही अगर लाइट की स्पीड से चलना शुरू कर दे तो आपसे एसोसिएटेड भी एक वेव होगी। ठीक है, और वो वेव यहां भी हो सकती है, बैठे बैठे अमेरिका में भी हो सकती है, यहां से नेपाल में भी जा सकती है, वो श्रीलंका में भी हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है वो वेव। समझ में आई बात? आगे बात समझ में? चलिए, तो मुझे एक फॉर्मूला मिल गया क्या, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। ये लैम्डा क्या है हमारा, लैम्डा है हमारा डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ। ठीक है, एच हमारा प्लांक्स कांस्टेंट है, एम हमारा मास है पार्टिकल का, और ये जो v है हमारा, ये पार्टिकल की स्पीड है। समझ में आ गई बात? आगे बात समझ में? अच्छा बेटा, एक चीज और देखो यहाँ पे, एक चीज और यहाँ पे नोट कर लो। मुझे एक बात बताओ, अगर आप कहीं पे बैठे हुए हैं, ठीक है, आप कहीं पे बैठे हुए हैं, आप भी तो एक मैटर ही हैं, आप भी तो एक जो है मैटर है, तो आपका भी पार्टिकल नेचर भी है, वेव नेचर भी है। ठीक है, तो आपका कुछ ना कुछ मास है कि नहीं? लेकिन आपकी जो वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी कितनी है? अगर आप एक जगह पर्टिकुलर चुपचाप बैठे हुए हैं तो आपकी वेलोसिटी कितनी है? 0 है? हाँ सर, हमारी वेलोसिटी तो 0 है। अच्छा बेटा, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ये कहता हूं कि 1 अपॉन v, और v हमारा कितना है, v हमारा 0 है, यानी कि 1 अपॉन 0 करते हैं, और 1 अपॉन 0 कितना होता है, अनडिफाइंड होता है, अनडिफाइंड होता है। इसका मतलब क्या ये कह सकते हैं कि अगर आपका मास, अगर आपकी वेलोसिटी 0 हो जाए तो आपसे एसोसिएटेड कोई वेव नहीं होगी? तो हम कहेंगे हाँ सर, हमसे एसोसिएटेड कोई वेव नहीं होगी, अगर हम चुपचाप बैठे हुए हैं तो हमसे एसोसिएटेड कोई भी वेव नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा वेलोसिटी 0 है। आगे बात समझ में? अच्छा, और एक चीज और ध्यान रखो, मास अगर आपका बहुत ज्यादा है, मास अगर आपका बहुत ज्यादा है, यानी कि 1 अपॉन m,
मास अगर बहुत ज़्यादा है तो वेवलेंथ क्या होगी आपकी, बहुत कम होगी। समझ रहे हो ना, क्यों? क्योंकि आपका जो लैम्डा है वो किसके इन्वर्सली, ये आपका मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और लैम्डा जो है हमारा वेलोसिटी के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि वेलोसिटी अगर आपकी बहुत कम हुई, ठीक है, वेलोसिटी अगर आपकी बहुत कम हो गई, यानी कि जीरो हो गई अगर आपकी वेलोसिटी, ठीक है, अगर आपकी वेलोसिटी कितनी हो गई, जीरो हो गई, समझ रहे हो ना, अगर आपकी वेलोसिटी जीरो हो गई तो आपसे एसोसिएटेड कोई भी वेव नहीं होगी, क्योंकि वो जो वैल्यू हो जाएगा 1/0 वो अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका मास बहुत ज़्यादा है, ठीक है, अगर आपका मास क्या है, बहुत ज़्यादा है, अगर आपका मास क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो आपसे एसोसिएटेड जो लैम्डा होगा वो बहुत कम होगा, यानी कि आपसे एसोसिएटेड जो वेवलेंथ निकलेगी वो बहुत कम निकलेगी। समझ रहे हो बात? यानी कि हम एक पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं, एक पॉइंट हम लिख सकते हैं, नोट, पॉइंट नोट कर लो, इफ पार्टिकल हैज़ v इज इक्वल टू 0, जैसे फॉर एग्जांपल रेस्टिंग बॉडी कोई भी, ठीक है, तो 1/v क्या होता है, 1/v होता है अनडिफाइंड, अनडिफाइंड, ठीक है, तो हमारा जो लैम्डा होगा वो कितना हो जाएगा, अनडिफाइंड। आगे बात समझ में, जो लैम्डा हो जाएगा हमारा वो कितना हो जाएगा, अनडिफाइंड, यानी कि उससे एसोसिएटेड कोई भी वेवलेंथ डिफाइन नहीं कर सकते हैं हम। आगे बात समझ में, चलो तो एक पॉइंट और यहाँ पे ऐड कर लो कि डी ब्रॉगलीज concept was not valid for body at rest, दिख रहा है इधर, इधर हो जाऊं थोड़ा सा, for body at rest, ठीक है, and having mass या and having greater mass, ठीक है, and having greater mass, ठीक है। आगे बात समझ में आ गई। अब ऐसा क्यों हो रहा है ये भी देखो, ऐसा क्यों हो रहा है, अभी आपको समझाया मैंने कि वेलोसिटी अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगी आपकी तो फिर तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हमारी वेलोसिटी जीरो हो गई, लेकिन अगर हमारी वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई, तो 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगी, यानी कि जो लैम्डा की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, अनडिफाइंड, यानी कि हम वेवलेंथ को डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे तब, ठीक। अच्छा, अब मास देखते हैं। मास अगर हमारा बहुत ज्यादा हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल हम अपनी बात करें, अपना मास क्या होता है, एज इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में अपना मास क्या है, बहुत ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, 9.1 × 10⁻³ kg है, ठीक है। और अपना मास कितना है, अपना मास कितना बताओ भाई, अपना मास पता चल रहा है यहाँ पे 45, 50, 60 kg है। तो क्या हमारे इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में हमारा मास बहुत ज्यादा नहीं है? इसका मतलब अगर हमारा मास बहुत ज्यादा है तो हमसे एसोसिएटेड जो वेवलेंथ होगी क्या होगी, बहुत कम होगी। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, यानी कि उससे एसोसिएटेड जो वेवलेंथ होगी वो ज्यादा होगी। बात समझ में आई? बात समझ में आ गई? तो यानी कि अगर मास बहुत ज्यादा है तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगी, बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, ठीक है, नोट कर लो इसको। अच्छा बेटा, एक चीज और ध्यान देना इधर, ये जो हमारे पास फॉर्मूला आ रहा है, ये जो हमारे पास फॉर्मूला अभी आया हुआ है, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, ठीक है, ये जो फॉर्मूला हमारे पास आया है, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, क्या हम इसको मोमेंटम के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं? अगर मुझे किसी भी पार्टिकल का मोमेंटम दिया हो, मोमेंटम समझ रहे हो ना, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम जान रहे हो ना, फिजिक्स में आप लोग पढ़ेंगे, मोमेंटम होता है, मोमेंटम p इज इक्वल टू m × v होता है, समझ रहे हो।
मोमेंटम क्या होता है, m इंटू वी, यानी कि मास इंटू वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम बेसिकली मोमेंटम कहते हैं। ठीक है, तो अगर किसी पार्टिकल का मुझे मोमेंटम दिया हुआ है तो क्या हम उसका वेवलेंथ बता सकते हैं, क्या उसकी डी ब्रॉय वेवलेंथ बता सकते हैं? बिल्कुल सर, mv की जगह हम क्या रख देंगे, mv की जगह हम यहाँ पे p रख देंगे, तो हमारे पास जो फॉर्मूला हो जाएगा वो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p। ठीक है, जहां पे लैम्डा क्या है, लैम्डा हमारा डी ब्रॉय वेवलेंथ है, डी ब्रॉय वेवलेंथ है, और p हमारे पार्टिकल का क्या है, मोमेंटम है। ठीक है, और h हमारा क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। आगे बात समझ में? तो कई ऐसे भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जहां पे आपको मास और वेलोसिटी नहीं बताएगा, बल्कि क्या करेगा, सीधे मोमेंटम बता देगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सीधे इतना ध्यान रखना है कि P इज इक्वल टू एम वी, मोमेंटम जो होता है वो मास इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। अगर आपको मास और वेलोसिटी नहीं दे रखी है तो आप ये वाले फॉर्मूले का यूज कर लेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। लैम्डा है वेवलेंथ, एच हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट और पी हमारा मोमेंटम है। अच्छा, अब एक चीज और देखो बेटा, एक चीज और देखो, कई जगह आपको ऐसे भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, कई जगह आपको ऐसे भी क्वेश्चन मिल जाएंगे जहां पे आपको मोमेंटम नहीं देगा, जहां पे आपको मोमेंटम नहीं देगा, बल्कि मोमेंटम की जगह काइनेटिक एनर्जी दे देगा। कई कई ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहां पे आपको मोमेंटम नहीं देगा, बल्कि मोमेंटम की जगह आपको काइनेटिक एनर्जी दे दिया जाएगा। तो फिर आप इस फॉर्मूले का यूज कैसे करेंगे, देखिए समझते हैं इसको भी। बेटा एक बात बताओ, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जानते हो क्या क्या होता है? हाँ सर जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम इंटू वी स्क्वायर होता है। पता है ना ये फॉर्मूला सबको, ये फॉर्मूला पता है सबको? काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर हम दोनों साइड मास का मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, ये जो मास है हमारा, इसी का मल्टीप्लीकेशन दोनों साइड कर लेते हैं, तो क्या ये फॉर्मूला ऐसे हो जाएगा, m इंटू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू एम इंटू एम सी स्क्वायर, सॉरी एम वी स्क्वायर हो जाएगा। दोनों तरफ मैंने क्या किया, m का मल्टीप्लीकेशन कर दिया। अब ये मत कहना कि सर m का मल्टीप्लीकेशन करने से दिक्कत होगा, अरे भाई दोनों तरफ किया है, दोनों तरफ अगर कट हो जाए तो ये फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, तो कोई डिफरेंस नहीं आया अभी, समझ रहे हो ना? तो m का मल्टीप्लाई करने से दोनों साइड कोई भी डिफरेंस नहीं आया है। ठीक है, अच्छा लेकिन एक काम हम कर सकते हैं यहां से बेटा, काम ये कर सकते हैं कि अगर हम इस फॉर्मूले को मोमेंटम के फॉर्म में लिखें तो m इंटू, क्या हो रहा है यार, m इंटू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m इंटू एम को मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा m स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा अभी मैंने आपको बताया था मोमेंटम इज इक्वल टू m इंटू वी होता है। अगर हम p का स्क्वायर कर दे, ठीक है, p का स्क्वायर कर दे तो ये क्या हो जाएगा, तो p का स्क्वायर हो जाएगा m स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर, क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर किया मैंने, किया है ना। इसका मतलब m स्क्वायर वी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, p स्क्वायर लिख सकते हैं, m स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, p स्क्वायर, यानी कि मोमेंटम का स्क्वायर। अच्छा अब यहां पे देखो m इंटू के ई इज इक्वल टू हाफ इंटू पी स्क्वायर कर सकते हैं, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि m स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर क्या है, p स्क्वायर के बराबर है। अच्छा अब अगर हम यहां पे p का फॉर्मूला निकालें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। कैसे भाई, मैंने 2 को इधर ले जाके मल्टीप्लाई किया है, समझ रहे हो। अच्छा अब इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं, p को इस साइड लाते हैं तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m हो जाएगा। अच्छा अगर हम यहां से p की वैल्यू निकालें तो p की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 2 इंटू एम इंटू के ई। आ गया, बस मुझे यही चाहिए था, बस मुझे यही तो चाहिए था सर, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में एक रिलेशन ही तो चाहिए था। अब मुझे मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन पता चल गया, मोमेंटम इज इक्वल टू रूट 2 एम इंटू के ई पता चल गया। क्या अब हम इस वाले फॉर्मूले में, इस वाले फॉर्मूले में p की जगह रूट 2 एम इंटू के ई नहीं रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। इस फॉर्मूले को उठाते हैं, यहां से लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी को उठाते हैं, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी को उठाते हैं, ठीक है। अच्छा p की जगह हम क्या रख सकते हैं, देखो बेटा p की जगह हम रख सकते हैं रूट 2 एम इंटू के ई रख सकते हैं, रख देते हैं बेटा,
√2m इंटू के। ठीक, सही से लिखते हैं तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन √2 इंटू m इंटू काइनेटिक एनर्जी। कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया बेटा यहाँ पे आपको? हाँ सर समझ में आया। समझ ये आया कि अगर हमारे पास किसी भी पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी दिया हो, काइनेटिक एनर्जी दिया हो और उसका मास दिया हो तो हम उससे एसोसिएटेड वेवलेंथ निकाल सकते हैं। समझ में आई बात? अगर हमारे पास किसी भी पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी दिया हो और उसका मास दिया हो तब भी हम उससे एसोसिएटेड क्या निकाल सकते हैं? उसका वेवलेंथ निकाल सकते हैं, यानी कि डी ब्रॉय वेवलेंथ निकाल सकते हैं। बात समझ में आई? तो हमारे पास तीन बेसिक फॉर्मूला हो गए। कौन कौन से? हमारे पास तीन बेसिक फॉर्मूलाज हो गए। कौन कौन से बेटा? फॉर्मूला नंबर 1, ये हमारा फॉर्मूला नंबर 1, ठीक है, ये फॉर्मूला नंबर 1, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम वी। ये कब यूज होता है? जब हमें किसी भी पार्टिकल का मास और किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी दी हुई हो तो हम उसका वेवलेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला हमारे पास, दूसरा फॉर्मूला है लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन पी, यानी कि अगर किसी भी पार्टिकल का m इंटू वी ना दिया हो बल्कि मुझे पार्टिकल का मोमेंटम दे रखा हो तब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन पी यूज करेंगे। समझ में आई बात? अच्छा, तीसरा फॉर्मूला मुझे ये मिला, तीसरा फॉर्मूला मुझे ये मिला कि अगर मुझे किसी भी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी दे रखी हो और उसका मास दे रखा हो तब मुझे अगर डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना हो तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। यानी कि हमारे पास तीन फॉर्मूले मुझे मिल गए डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालने के। पहला लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम वी, दूसरा लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन पी और तीसरा लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन √2m इंटू के ई। आगे बात समझ में? ठीक है, इसमें कोई दिक्कत किसी को? तो यहां पे हमारा जो डी ब्रॉय कॉन्सेप्ट था, ये डी ब्रॉय कॉन्सेप्ट ओवर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब बेटा इसको भी समझो कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है। एक साइंटिस्ट थे हाइजेनबर्ग ने, ठीक है, हाइजेनबर्ग साइंटिस्ट ने ये बताया था, पहले तो ये जानो अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है। आपने फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 पढ़ा होगा क्लास 11th का, उसमें आपको अनसर्टेनिटी बताया होगा कि जब कभी भी कोई चीजें हम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हमेशा एरर आ जाती है, आती है, उसमें हमेशा क्या है? एरर आ जाती है। इसी एरर को हम क्या कहते हैं? इसी एरर को हम कहते हैं अनसर्टेनिटी। क्या कहते हैं? इसी एरर को हम क्या कहते हैं? अनसर्टेनिटी कहते हैं। ठीक है, अब ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो हाइजेनबर्ग साहब ने दिया था वो एक्चुअल में था क्या? देखो बेटा, उन्होंने ये बताया कि ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये जो हमारे एटम्स में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ठीक है, उनकी जो पोजीशन है, उनकी जो पोजीशन है और उनकी जो मोमेंटम है वो दोनों हम एक्यूरेटली एक साथ नहीं बता सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे सपोज करो कि आपके पास एक कोई अंधेरा कमरा है, ठीक है, आपके पास क्या है? एक कोई अंधेरा कमरा है, ठीक है, और उस अंधेरे कमरे में आपने क्या किया? बहुत सारे लोगों को खड़ा कर दिया। बहुत बड़ा कमरा है आपके सामने, ठीक है, और बहुत बड़ा सा कमरा है और पूरे कमरे में अंधेरा है, ठीक है, और आपने क्या किया? उसमें 10 लोगों को सपोज करो आपने उसमें खड़ा कर दिया, ठीक है। अब वो 10 लोग क्या कर रहे हैं? 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहे हैं, ठीक है, 10 kmph की स्पीड से दौड़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपको क्या करना है? आपको उस कमरे में जो भी पर्सन है उस पर्सन की एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी बतानी है, ठीक है, एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी बतानी है। बात समझ में आ रही है? क्या बतानी है मुझे? एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी। तो अब एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी बताने के लिए हम एक फंडा अपना सकते हैं, एक फंडा अपना सकते हैं। फंडा ये है कि आप क्या करिए, बाहर से एक टॉर्च ले लीजिए, ठीक है, और उस अंधेरे वाले कमरे में मारिए। तो जब उस अंधेरे कमरे में मारेंगे तो जो किसी भी पर्सन के ऊपर अगर वो लाइट पड़ेगी, ठीक है, किसी भी पर्सन के ऊपर अगर वो लाइट पड़ेगी तो आपको पता चल जाएगा कि उसका पोजीशन क्या है, पता चल जाएगा, क्योंकि वो लाइट जाएगी उस इंसान के ऊपर पड़ेगी और वापस से आपके पास आएगी।
लेकिन जब तक वो लाइट आपके पास रिटर्न होके वापस आएगी, आपने जो लाइट मारा है वो लाइट जब उसके पास जाएगी और रिटर्न होके वापस आएगी, तब तक वो पार्टिकल यानी कि वो पर्सन जो अंधेरे वाले कमरे में है, वो पर्सन उस पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जा चुका होगा। क्या बात सही है? हाँ सर सही है। इसका मतलब क्या आप उसकी एग्जैक्ट लोकेशन या एग्जैक्ट वेलोसिटी बता सकते हैं? हम कहेंगे नहीं सर नहीं बता सकते हैं। रीजन क्या है? रीजन यही है जो मैंने बताया, जब तक आप लाइट मारेंगे तब तक क्या होगा, तब तक वो पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज कर चुका होगा, तब तक वो पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज कर चुका होगा। या फिर अगर उसकी आप एग्जैक्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, एग्जैक्ट वेलोसिटी कोशिश करेंगे अगर कैलकुलेट करने की, तो फिर आप उसका एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता पाएंगे। समझ में आ गई बात? अच्छा, अब यही काम हमारे हाइजेनबर्ग साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया था और एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ये बताया, अब देखो ये हाइजेनबर्ग से मुझे ये ध्यान आ रहा है कि एक वेब सीरीज आती है, वेब सीरीज का नाम था ब्रेकिंग बैड। वेब सीरीज का नाम है द ब्रेकिंग बैड। उसमें एक साइंटिस्ट रहता है, हाँ, उस साइंटिस्ट का नाम क्या रहता है? उस साइंटिस्ट का नाम भी जो है हाइजेनबर्ग रहता है, ठीक है। सॉरी, वो केमिस्ट्री का टीचर रहता है। एक वेब सीरीज है, वैसे आपको देखनी नहीं चाहिए लेकिन मैं बता दे रहा हूँ नॉलेज के लिए। एक वेब सीरीज है, उसका नाम है ब्रेकिंग बैड, ठीक है। उसमें एक केमिस्ट्री का टीचर रहता है, उसमें एक केमिस्ट्री का टीचर है और उस केमिस्ट्री के टीचर का नाम रहता है हाइजेनबर्ग, ठीक है। तो जब कभी मैं ये टॉपिक पढ़ाता हूँ तो मुझे उन्हीं की याद आती है। केमिस्ट्री के टीचर का नाम क्या रहता है? हाइजेनबर्ग। एक्चुअली होता क्या है ना, वो मुझे क्यों याद है, ये जो हाइजेनबर्ग रहते हैं, ये साइंटिस्ट जो रहते हैं, उन्हें कैंसर रहता है। क्या रहता है? कैंसर रहता है, ठीक है। तो वो सोचते हैं कि वो मरने से पहले वो सोचते हैं कि मैं क्या करूँ, अपने फैमिली के लिए इतना सारा पैसा इकट्ठा कर लूँ, ठीक है, इतना पैसा इकट्ठा करके मैं अपने फैमिली के लिए छोड़ दूँ, ताकि मेरे जाने के बाद मेरे फैमिली वालों को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो वो क्या करता है, ड्रग्स वगैरह सेल करने लगता है। क्या करता है? ड्रग्स सेल करने लगता है। तो वैसे ही बस बेसिकली मैंने ये बता दिया कि एक वेब सीरीज है, अगर आप देखना चाहे, वैसे ठीक सीरीज है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो उसमें जो साइंटिस्ट रहते हैं, केमिस्ट्री के टीचर रहते हैं, उनका नाम हाइजेनबर्ग रहता है। तो जब भी मैं कभी ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ाता हूँ तो हमेशा मुझे उसी सीरीज की याद आती है। तो अब देखो, हम ये लिख सकते हैं बेटा, टॉपिक पे आते हैं अपने, हम ये लिख सकते हैं कि फॉर एनी माइक्रोस्कोपिक बॉडी, it is not possible to calculate momentum मतलब मास इनटू वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन, कैलकुलेट मोमेंटम एंड पोजीशन at the same time with accuracy, ठीक है। ये जो हाइजेनबर्ग का जो स्टेटमेंट था वो यही था कि हम किसी एक पर्टिकुलर समय पे एक साथ किसी भी माइक्रोस्कोपिक बॉडी का एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम नहीं बता सकते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं, ठीक है, तो कुछ ना कुछ उसमें एरर आएगा, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ एरर आएगा। जैसे सपोज करो आपने कोई फंडा लगा के आपने उसके एग्जैक्ट पोजीशन बता दिया, तो आप उसमें मोमेंटम में गलती कर देंगे, ठीक है। या फिर आपने कोई फंडा लगा के उसका एग्जैक्ट मोमेंटम निकाल लिया, तो आपके जो है क्या बोलते हैं, उसके एग्जैक्ट पोजीशन में कोई ना कोई अनसर्टेनिटी जरूर आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब हम लिख सकते हैं बट इफ वी डू सो, अगर मान लो ऐसा हम कर देते हैं, ठीक है, किसी भी तरीके से हम उसका एग्जैक्ट पोजीशन या फिर एग्जैक्ट मोमेंटम बताते हैं, ठीक है, बट इफ वी डू सो then there is always some error, जिस एरर को हम अनसर्टेनिटी कह रहे हैं, there is always some error in their measurement, ठीक है। उनके मेजरमेंट में हमेशा क्या होगा,
कभी ना कोई दिक्कतें आएंगी, कोई ना कोई एरर जरूर आएगा। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे, इसमें तो जगह नहीं बची, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। अच्छा, उसके बाद एंड प्रोडक्ट ऑफ, उसके आगे का स्टेटमेंट है बेटा ये, एंड प्रोडक्ट ऑफ एरर इन मोमेंटम एंड पोजीशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। ठीक है, ये पूरा स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या कह रहा है, देखो फिर से कह रहा है, फॉर एनी माइक्रोस्कोपिक बॉडी इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट मोमेंटम एंड पोजीशन एट द सेम टाइम विद एक्यूरेसी। किसी भी पार्टिकल, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम बताना एक्यूरेसी के साथ पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हम ये चीजें पॉसिबल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो उसमें कोई ना कोई एरर आएगा, कोई ना कोई अनसर्टेनिटी आएगी। ठीक है, अब वो जो अनसर्टेनिटी होगी, वो जो एरर होगा, ठीक है, वो जो एरर होगा मोमेंटम का और जो हमारे पोजीशन का जो एरर होगा, ठीक है, तो उसका मल्टीप्लीकेशन जो होगा वो h अपॉन 4 पाई से ज्यादा आएगा या फिर उसके बराबर आ सकता है। ठीक है, यानी कि यहां से हम एक फॉर्मूला लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला हम यहाँ पे बना सकते हैं, और फॉर्मूला होगा हमारा प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन इनटू प्रोडक्ट ऑफ मोमेंटम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। ठीक है, एक स्टेटमेंट ये जो हाइजेनबर्ग साहब ने दिया था वो ये था कि प्रोडक्ट का, सॉरी, पोजीशन का, ये देखो डेल्टा है, ये डेल्टा क्या है, ठीक है, ये क्या डेल्टा, डेल्टा का मतलब क्या होता है, एरर होता है। ठीक है, यानी कि एरर इन पोजीशन इनटू एरर इन मोमेंटम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। ठीक है, जो स्टेटमेंट या फिर जो फॉर्मूला उन्होंने दिया था वो क्या था, वो दिया था कि एरर इन पोजीशन एंड एरर इन मोमेंटम, इसका जो मल्टीप्लीकेशन होता है, जो प्रोडक्ट होता है, वो ग्रेटर देन या फिर इक्वल होगा किसके, h अपॉन 4 पाई के। ठीक है, आगे बात समझ में। अब बेटा देखो, इस फॉर्मूले को हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले को एक तरीके से और लिख सकते हैं। आपको पता है मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम का फॉर्मूला मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया था। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है यहाँ पे, देखो, P इज इक्वल टू एम वी, यहाँ पे फॉर्मूला था ना, P इज इक्वल टू एम इंटू वी। तो क्या हम यहाँ पे P इज इक्वल टू एम वी नहीं लिख सकते क्या सर, लिख सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा, ये फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा वी। अब m में क्यों एरर नहीं आएगा, क्योंकि बेटा मास तो आपके पास एग्जैक्ट है ना किसी चीज का, जो एरर आएगा वो आपकी वेलोसिटी में आएगा। ठीक है, तो डेल्टा एक्स यानी कि एरर इन पोजीशन एंड एरर इन वेलोसिटी इनटू मास इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। ठीक है, फर्दर m को हम यहाँ पे नीचे ले जाएंगे तो ये फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m। ठीक है, एक फॉर्मूला और हमें यहां मिल गया। ठीक है, कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m। अभी जो दो फॉर्मूले हैं, दो अलग अलग फॉर्मूले हैं, अगर आपको क्वेश्चन ये देता है, वैसे तो हालांकि आपके एनसीईआरटी पे कोई क्वेश्चन नहीं है इस टॉपिक पे, ठीक है, मॉड्यूल में क्वेश्चंस हैं, 3-4 क्वेश्चन मॉड्यूल में आपके दिए हुए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं कि अगर आपके पास पोजीशन में एरर बता दिया, ठीक है, और आपको h अपॉन 4 पाई की वैल्यू पता ही है, h का वैल्यू पता है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, 4 की वैल्यू पता है, पाई की वैल्यू पता है 3.14 है। ठीक है, तो आप उसमें क्या करेंगे, मोमेंटम में वेरिएशन बता सकते हैं, फिर मोमेंटम में एरर बता सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर आपके पास किसी भी पार्टिकल का मास दे रखा है, ठीक है, अच्छा, और आपको एरर देता है किसमें, वेलोसिटी में, तो आप उसमें एरर बता सकते हैं, किसमें, पोजीशन में एरर बता सकते हैं। तो इन सब के लिए आपके पास ये दो फॉर्मूला हो गया, कौन कौन सा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, और दूसरा फॉर्मूला हो गया डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में, ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे अगर किसी को कंफ्यूजन होगा कि ये मैंने ये कैसे किया डेल्टा पी, तो देखो बेटा, डेल्टा पी इज इक्वल टू एम इंटू डेल्टा वी होता है। ठीक है, m इंटू डेल्टा वी होता है। सर डेल्टा m क्यों नहीं किया, बेटा मास में कहाँ से डिफरेंस आएगा, मास तो आपको पास एग्जैक्ट पता है ना। अगर सपोज करो आप इलेक्ट्रॉन की बात करें तो आपको इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट मास पता है कितना होता है,
ठीक है, चलिए अब इतनी चीज़ें ख़त्म हो गई। नेक्स्ट टॉपिक में बेटा जो स्टार्टिंग के पार्ट्स थे ना, जैसे हमारे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, प्रोटॉन की डिस्कवरी और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, ये जो चीज़ें मैंने स्टार्टिंग में छोड़ रखी थी, ठीक है, उस पर डिस्कस करेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन बेटा एक चीज़ और ध्यान रखो कि जो टेलीग्राम चैनल है t.me/आकाश मिश्रा केमिस्ट्री, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और जो यूट्यूब चैनल है जिस पे आपके पास सारे लेक्चर्स फ्री जा रहे हैं, ठीक है, इसको सब्सक्राइब करें और भी लोगों को शेयर करें ताकि जो और बच्चे हैं उनको भी ये लेक्चर्स पहुंच सके। ठीक है बेटा, थैंक यू।